अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाली थी। वी वर डिस्कसिंग ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज ग्रेविटी। और हमने वो ये भी पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम किस लेटर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं और इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितना होता है और साथ साथ किन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, तो वो भी हमने कल देखा था। सिमिलरली आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। सो वी डिफाइन द वेट। सो वेट एक्चुअली फोर्स होता है अर्थ और जो अबो द अर्थ जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितना भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा उस फोर्स को हम कहेंगे कि जिसकी वजह से अबो द सरफेस ऑफ अर्थ जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स द अर्थ, हम उस फोर्स को कहते हैं दिस इज एक्चुअली द वेट। इसीलिए हमने वेट के लिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। सो वेट इज एक्चुअली द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, एक बॉडी यहाँ पे अर्थ होगी और दूसरी बॉडी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जो बॉडी होगी विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो फिर से हम यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है, द फोर्स बाय विच द ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो वी डिफाइन दिस इज एक्चुअली द वेट। सो इसीलिए हम यहाँ पे कंसिडरेशन में लाते हैं, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ रखते हैं तो अगर उस ऑब्जेक्ट का मास हम m मानते हैं तो उस m की वजह से मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मिला के जो फोर्स उस बॉडी में प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ और वी कैन से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो उस फोर्स को हम स्पेशली कहते हैं दिस विल बी द वेट। सो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं अ बॉडी। ओके, so we consider this a body of mass m is attracted towards the center of earth with an acceleration g। अब फोर्स जो इस बॉडी में प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी, सो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इस ऑब्जेक्ट में दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम g से डिनोट करते हैं और साथ साथ जो मैंने बॉडी यहाँ पे कंसिडरेशन में लाई है उस बॉडी का जो मास है दैट इज m। सिमिलरली अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज द फोर्स इज नथिंग, इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है, सो लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का स्पेशल केस हमने लिया है, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू g के बराबर है क्योंकि हम मानते हैं ये जो g है इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे a की जगह हमने यहाँ पे g का वैल्यू पुट करना है, तो f विल बी इक्वल टू m इंटू g। अब ये यहाँ पे जो f है, यहाँ पे हमने जो f कंसिडरेशन में लाया है दिस f इज एक्चुअली द वेट। सो वेट एक्चुअली फोर्स ही है। इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट अर्थ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो वी डिनोट दिस f बाय w। तो यहाँ पे w हम लिखेंगे, w विल बी इक्वल टू m डॉट g। सो यहाँ पे हमें मिल रहा है जो वेट होगा, सो वेट इज नथिंग, इट इज सिंपली the product of mass of the body and acceleration due to gravity। so we define the weight। weight को हम ऐसे भी define कर सकते हैं, weight of a body is product of mass of the body and acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे जो यूनिट्स SI यूनिट होगा इस वेट का, द SI यूनिट विल बी सेम वंस अगेन। जैसे फोर्स का SI यूनिट है यहाँ पे भी SI यूनिट सेम ही रहेगा।
सो W इज इक्वल टू यहाँ पे न्यूटन होगा। नाउ अगर हम इस वेट को हम वेक्टर नोटेशंस में लिखेंगे तो वेक्टर नोटेशंस में हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू के ऊपर हम वेक्टर डालेंगे, सो इट विल बी कम एज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, क्यों मास के ऊपर हम वेक्टर नहीं लिख सकते क्योंकि मास वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, तो इसलिए वेक्टर नोटेशंस में जब हम वेट लिखते हैं सो वेट इज इक्वल टू m डॉट जी। ठीक है, उसके बाद अगर हम वेट को डिफाइन करेंगे तो वेट फिर से कौन सी क्वांटिटी होगी, तो वेट विल बी डिफाइंड एज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारा बेसिक्स है, 9th में भी हम पढ़ते हैं, तो यू शुड नो दिस। उसके बाद अगर इसका यूनिट सेम है, जब न्यूटन वेट का यूनिट है तो वी कॉल दिस इज द फोर्स एज द अदर फोर्सेस एग्जिस्ट। सो ऐसे ही बॉडी के बीच में ये ग्रेविटेशनल पुल ही होगा बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट विच इज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ड्यू टू विच दैट ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो हमने वो निकाला, दो चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, सो वेट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, दूसरी बात, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन दो चीज़ों पे वेट डिपेंड करेगा, उसी के हिसाब से जो एक्सप्रेशन हमें बोलता है W इज इक्वल m इंटू जी, वी कैन से द वेट इज डिपेंडेंट अपॉन द G एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द body. So the next topic that we are going to discuss here, so that is the value of G. We can say universal gravitational constant हमें देखना है, तो या वी कैन से हमारे पास जो स्टेटमेंट है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का, हम न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशनल लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं, और साथ साथ इसका जो एक्सप्रेशन है वो भी हम अभी 2 मिनट में देख सकते हैं। ठीक है, नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो वी नो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज कि दो यूनिवर्स में अगर हम कोई भी दो पार्टिकल्स लेंगे या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे, ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय सम कांस्टेंट फोर्स, लेकिन वो कांस्टेंट फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दो पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं, उन दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। इसका मतलब अगर हम दो मासेस का प्रोडक्ट निकालेंगे, एक तो वो उस पर डिपेंड करेगा, दूसरी चीज उन दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन देयर विल बी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं दो पार्टिकल्स, सो विच आर वी कैन से separated by some distance r और we can say by some distance d। दो पार्टिकल्स के बीच में हम डिस्टेंस d रखेंगे, ठीक है, या r रखेंगे, हमारी मर्जी। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। समझो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है, और इस पार्टिकल का मास हम मानते हैं दिस has the mass m1 and this particle has mass m2 and these two particles are separated by some distance r। यहाँ पे इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, so we consider that distance between the center of these two particles is r। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर ये बॉडी इस पे फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, कुछ एग्जर्ट कर रही है फोर्स,
इस डायरेक्शन में और ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रही है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी. सो वी हैव डिनोटेड द डायरेक्शन ऑफ द टू फोर्सेस. इस जो इस बॉडी की वजह से इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, सो दैट इज एफ फोर्स. और ये बॉडी वापस इसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जिसकी वजह से हमने ये रिलेशनशिप निकालनी है कि एफ किस किस चीज पे डिपेंड करता है. सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट. सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses of the two bodies, product of the masses, and inversely proportional to the square of the distance between the two particles. ठीक है. अब हमने यहाँ पे क्या करना है. सो एक्सप्रेशन जो इसका होगा हम लिखेंगे. by the expression we can conclude here. So a body, we have here two bodies of masses m1 and m2 and separated by some distance r. ठीक है. Now according to the Newton's law of gravitation, it says every particle in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them. Now इसका मतलब ये हुआ, ये force it is directly proportional to m1 m2. पहली बात. दूसरी बात, f is directly inversely proportional to the square of the distance. On combining these two, we combine them. इसका नाम रखते हैं 2, इसका नाम रखते हैं 1. तो 1 एंड 2 को हम कंबाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें नेट रिजल्ट ऐसे मिलता है. दिस इज m1 m2 divided by r square. So we got the expression for Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation says F is directly proportional to m1 into m2 divided by r square. So जो हमारे पास फोर्स का वैल्यू आया, so that is g m1 into m2 divided by r square. So what is g here? कैपिटल G. ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है. तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, अगर हम दोनों बॉडीज का मास m1 और m2 रख देते हैं, उसके बाद दोनों बॉडीज का जो मास है हमने यूनिट मास ले लिया, और जो उन दो बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने यूनिट डिस्टेंस मानी है, दैट इज r इज इक्वल टू 1. यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2, दोनों का वैल्यू एक साथ 1 निकल रहा है. सो देन आफ्टर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है, दैट विल बी इक्वल टू f, ये फोर्स है, r square, that means the distance between the two particles, divided by m1 into m2. It means यहाँ पे mass of the first body and mass of the second body. ये एक्सप्रेशन हमने कहाँ से निकाला? ये हमने इस इक्वेशन से निकाला, g m1 m2 divided by r square. r square को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, f r square आ रहा है. तो इस m1 और m2 को डिवाइड में लाया तो m1 m2 बना, तो यहाँ पे सिर्फ g का वैल्यू बचता है. ठीक है. उसके बाद जो ही हमने मास इसका वैल्यू यूनिट वैल्यू डाला और डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स 1 डाला, तो वी गॉट द वैल्यू फॉर g इज इक्वल f. उस टाइम जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है वो प्योरली हमें फोर्स के बराबर निकलता है, जितना फोर्स उन दो पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा. सो वी डिफाइन दिस फोर्स एज, वी कैन से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज, हम ये इसको डिफाइन करते हैं, ये इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दो बॉडीज के बीच में जब वी कैन से द मास ऑफ द टू बॉडीज इज यूनिट मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स और टू बॉडीज इज यूनिट डिस्टेंस. ठीक है. इन दो
पार्टिकल्स के बीच में अगर हम डिस्टेंस रखेंगे, यूनिट डिस्टेंस रखनी है, और मास हमने यूनिट रखा, दोनों बॉडीज का 1 यूनिट और 1 यूनिट मास रखा, उस टाइम जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमें सीधे फोर्स के बराबर ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें G इज इक्वल एफ आर स्क्वायर डिवाइड m1 इंटू m2, यहाँ पे अगर हम इसके हिसाब से डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो हमें पता है डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फोर्सेस we can say meter, m is the value for, we can say dimensional formula for the mass, and L is for the length and T is for the time। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलता है ml t स्क्वायर इनवर्स, ये तो हो गया फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला, और यहाँ पे स्क्वायर डिस्टेंस जो है दैट इज द स्क्वायर डिस्टेंस, इसलिए हमने यहाँ पे एल स्क्वायर का वैल्यू लिख दिया क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था, तो एल स्क्वायर मीन्स द डिस्टेंस स्क्वायर। सो नीचे m1 इंटू m2, इट मीन्स वी हैव टू पुट द वी कैन से डायमेंशनल फार्मूला m हियर एंड m हियर, क्योंकि हम मास को m से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो m इंटू m बिकम्स m स्क्वायर। जब इसको ट्रांसफर ऊपर की तरफ करेंगे तो उस टाइम m का वैल्यू जो है आएगा दैट विल बी m इनवर्स, और l का वैल्यू स्क्वायर और इसका पावर 1 है तो क्यूब आएगा, और यहाँ पे t स्क्वायर इनवर्स था तो t स्क्वायर इनवर्स रह गया। सो वी कैन से द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m इनवर्स l क्यूब, वी कैन से t स्क्वायर इनवर्स। ठीक, सो यहाँ पे यूनिट ऑफ g अगर हम निकालेंगे, ऐसा यूनिट इसका अगर हम निकालेंगे, या वी कैन से CGS यूनिट अगर हम इसका निकालेंगे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है केजी, और यहाँ पे 2 kgs थे, मास यहाँ पे 2 बार लिखा था इसलिए हमने 2 kgs यहाँ पे पुट किया। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू, फोर्स का ऐसा यूनिट n डाला तो ये n बना मीटर स्क्वायर, और इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो इसका पावर नेगेटिव आ जाएगा। सो वी कैन से द SI यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स। अगर हम इसका CGS यूनिट चेक करेंगे तो CGS यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नथिंग, इट इज सिंपली डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमें सेंटीमीटर्स, डाइन्स और ग्राम्स में वैल्यू लिखना था इसलिए हम CGS यूनिट के सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ G इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स। ऐसे ही अगर हम CGS सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे तो उस टाइम वो 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर इनवर्स के बराबर आएगा। ठीक है, सो बाकी जो रेस्ट इसके जो टॉपिक्स रहते हैं वो इंशाल्लाह का हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।